माफिया, राजनीति और सिनेमा, क्या ये सिर्फ कहानी है या फिर कड़वी सच्चाई? धुरंधर 2 में जिस तरीके से अंडरवर्ल्ड दिखाया गया है और वो कहीं ना कहीं माफिया अतीक अहमद से प्रेरित है, यही जानने के लिए आज हम बात करेंगे यूपी के एक्स डीजीपी और राज्यसभा सांसद बृजलाल सर से। सर, आपने धुरंधर 2 देखी है? हाँ, थोड़ा देखा है। तो सर, उसमें एक कैरेक्टर दिखाया गया है, क्या आपको लगता है कि वो अतीक अहमद जो यूपी का माफिया, उससे प्रेरित है? जी हाँ, अतीक अहमद से ही प्रेरित है। और अतीक अहमद के बारे में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ। इलाहाबाद में 79 to 81 असिस्टेंट एसपी रहा, 82-83 एसपी रूरल रहा और 94-95 में मैं डीआईजी पीएसी रहा। तो खैर, जब मैं शुरुआती पोस्टिंग थी तो अतीक को कम जानते थे, लेकिन बाद में जब मैं डीआईजी पीएसी था, हालांकि मैं पुलिसिंग से सीधा मतलब नहीं था, तो मैं अतीक के पूरे कारनामों को जानता हूँ। अतीक ये 17 साल की उम्र में पहला मर्डर किया 24 अक्टूबर 1979। उस समय मात्र 17 साल का था और उस समय इसने मर्डर किया मोहम्मद इस्लाम का मर्डर करने के बाद फिर इसने 83 में मर्डर किया। उसके बाद तब तक ये छोटे मोटे ठेके लेने लगा। ठेके लेने के अलावा गुंडई करना, रिक्शा तांगे का ठेका और वहाँ की जो तब नगर पालिका इलाहाबाद थी उसमें करने लगा। उसके बाद इसने 85 का चुनाव होता है विधानसभा का, और 85 का चुनाव में कई बाहुबली विधायक बन गए। उसमें गोरखपुर के हरिशंकर तिवारी, बीरेंद्र शाही बाहुबली थे। तमाम लंबी चौड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री थी और इनमें गैंगवार चल रहा था। अतीक ने देखा जब ये बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता। तो 1989 में उसने इंडिपेंडेंट चुनाव का पर्चा भरा। उसका एक गुरु था चांद बाबा उर्फ शौकत इलाही। तो शौकत इलाही जो था उसने भी पर्चा भर दिया। एक समय ये शौकत इलाही का चेला था। वो जेल से निकला तो गाजे बाजे के साथ खुद गाड़ी ड्राइव करके थी कि उसको लाया। लेकिन जब चांद बाबा उसको ने भर दिया शौकत इलाही ने, तो इसने कहा शौकत साहब पर्चा वापस ले लो, नहीं तो मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा। लेकिन शौकत इलाही ने कहा भाई तू बड़ा है कि मैं बड़ा हूँ। और फिर ये बात अतीक को लग गई और उसके बाद 1989 का चुनाव का वोटिंग हो चुकी। काउंटिंग के 2 दिन बाकी थे और दिन दहाड़े अतीक अहमद ने शौकत इलाही चांद बाबा की हत्या कर दी। वो ऐसी हत्या थी जिसमें इसका अपराध का परचम लहराने लगा। अतीक चुनाव जीत गया, 3 बार इंडिपेंडेंट जीता, 96 में समाजवादी पार्टी उसमें जीता, फिर ये अपना दल में आ गया, तो 5 बार इलाहाबाद पश्चिम से विधायक रहा। तो सर, क्या उस वक्त पे जो सरकारें थी उनका माफियाओं को संरक्षण था? बिल्कुल संरक्षण था, खुला संरक्षण था। एक चीज आप नेट पर देख सकते हैं कि एक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो दुनिया में नहीं है, उसके घर जाते हैं, उसके कुत्ते से हाथ मिलाते हैं। तो अतीक अहमद ने जब शौकत इलाही का मर्डर किया तो उसका चेला था, वो चेला था, नाटे था, जावेद जग्गा था, ये सब जो है इतने डर गए वो बॉम्बे भाग गए। अतीक बड़ा क्रूर हत्यारा था। ये जग्गा को चाहता तो मुंबई में मरवा सकता था, लेकिन वो चाहता था इसको इलाहाबाद में मारूंगा, उसी क्षेत्र में मारूंगा। सर, सुना है कि अतीक जो है वो दुश्मन को हाथों से मारता था। क्या टॉर्चर था, कैसा टॉर्चर था? जग्गा जब भाग गया तो ये चाहा कि इसको हम ले आए यहाँ। उसने उसके रिश्तेदारों को, परिवार को बंधक बना लिया और उनसे फ़ोन करवाया कि मेरी अतीक साहब से बात हो गई है, तो विधायक हो गए हैं, तो कुछ नहीं करेंगे। और इस तरह से उनको बुलाया, वो बॉम्बे से आया, उसके बाद पकड़ के अपने टॉर्चर चैम्बर में ले गया। इसका पिता वो था, इक्का हुआ चलाता था, घोड़े की चाबुक, और उसको कहते नहीं चमड़ी उधेड़ देना, वर्चुअली उसने उसकी चमड़ी उधेड़ दी। जब एकदम वो मरणासन्न हो गया तो उसको गोली मार करके उसके घर के सामने फेंक दिया। तो अतीक अहमद ऐसा दुर्दांत अपराधी था। फिर इसके जितने भी इसके थे
जिसका उनका चांद बाबा संबंध था, एक एक करके इसने मार दिया। तो सर धुरंधर 2 में जिस तरीके से दिखाया गया है, एक जो कैरेक्टर जो अतीक अहमद से प्रेरित कैरेक्टर नजर आ रहा है, उसके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन, ड्रग्स से कनेक्शन, क्या वाकई में ऐसा था कि अंडरवर्ल्ड पाकिस्तान से भी कनेक्शन थे? बिल्कुल संबंध था। और मेरी एक पुस्तक है, मैं आपको दूंगा जी 1.5 बिस्वा जमीन यूपी क्राइम फाइल। जी इस यूपी क्राइम फाइल में ना केवल अतीक पर मैंने डिटेल इसमें लिख रखा है। माफिया सरगना जी अतीक जी एक चैप्टर है। जी इसके अलावा इस पुस्तक में मैंने लिखा है कि यहाँ माफियाओं का एक त्रिकोण था। सर त्रिकोण कैसे फल फूल रहा था उस समय? जी हाँ, त्रिकोण साहबुद्दीन, जी मुख्तार अंसारी जी और अतीक अहमद। मैंने इस पुस्तक में देखेंगे इनके पास कोई ऐसा ऐसा आधुनिक हथियार नहीं था जो इनके पास ना हो। तो सर ये जो आपने त्रिकोण की बात की, शहाबुद्दीन की बात की, आपने मुख्तार अंसारी की बात की और अतीक अहमद, तो ये माफियाओं को बनाने में सरकार की कितनी भूमिका थी? सरकार की ही भूमिका थी। अब उसका एक स्पष्ट उदाहरण दूंगा मैं। जहाँ तक अतीक की बात है, अतीक ने बहुत हत्याएं की। अशरफ की हत्या की, 2 मुस्लिम थे जो बीजेपी के थे, उनकी हत्याएं की। और एक ऐसा आदमी था जो सभासद था, कुन्नू, उसने अपने ईद के दिन अपने घर का आलीशान मकान बनाया। उसका उद्घाटन था। वो जैसे वहाँ व्यवस्था करके कि नमाज पढ़ाऊँ सफ़ेद कुर्ता पजामा, मस्जिद के सामने गोली मार दिया, ईद के दिन मार दिया। एक और इसका दुश्मन था जिसने इसके घर के सामने आलीशान मकान बनाया। इसका भाई अशरफ, उसको इसका छोटा भाई था। तो सर ये जो वो अपने छत पर बैठा था। अशरफ ने अपने छत से टेलीस्कोपिक राइफल से उसको मारा, उसको मार दिया। तो इसने जितनी घटनाएं हुई, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसने विधायक और एमपी होने के बाद किया। लेकिन सर क्लीन चिट मिल जाता था हर चीज में। तो जी हाँ, क्लीन चिट इस तरह से मिलता था। एक उदाहरण है राजू पाल की हत्या। जी, उसकी प्लानिंग कैसे हुई थी हत्या की? राजू पाल की हत्या 2004 में चुनाव हुआ, तब मैं प्रदेश का आईजी लॉ एंड ऑर्डर होता था। और उसमें ये फूलपुर सीट जो पंडित नेहरू की होती थी, मुलायम सिंह यादव जी ने उसको टिकट दिया, वहाँ से सांसद बना। सांसद बनने के बाद इसकी इलाहाबाद पश्चिम की सीट खाली हो गई। अब इसने सोचा कि मैं 5 बार से इस पर विधायक हूँ, ये तो मेरे घर की सीट है। और उस पर इससे अपने छोटे भाई अशरफ को समाजवादी पार्टी का टिकट दिलाया। यह आश्वस्त था, लेकिन उसमें एक छोटे से कैरेक्टर राजू पाल चुनाव जीत गया। अब इसको ये लगा कि राजू पाल कैसे जीत गया। उसके बाद इसने कई बार हमले कराए। AK सिंह एक इंस्पेक्टर थे इंटेलिजेंस के, उन्होंने लिखा उस समय के अधिकारियों को, वहाँ के SSP, IG जोन, DIG सबको, कि साहब अगर इनकी सुरक्षा नहीं की गई राजू पाल की तो इनकी हत्या हो जाएगी। और उसके बाद मात्र उसको 2 सिपाही दिए गए। यानी कि राजू पाल की हत्या से पहले इंटेल मिल चुकी थी। 303 राइफल के 2। अब उसको ज़्यादा सुरक्षा दी जाती, उसको तो मारना था। अगर ज़्यादा सुरक्षा का कर्मी होते और उसमें 303 बोल्ट एक्शन, वो क्या सामना करते। तो अगर ज़्यादा सुरक्षा होती तो ज़्यादा पुलिस वाले भी मरते। जब ज़्यादा पुलिस वाले मरते तो केस ज़्यादा सीरियस होता। तो इसलिए केवल 2 सिपाही दिए गए। और वो राजू पाल की 16 जनवरी 2005 की पूजा पाल से शादी हुई थी। शादी का 9वां दिन था। तो सर 2 ही लोग दिए गए, तो क्या प्रेशर था किसी तरीके का पुलिस को कि ज्यादा चीज नहीं दे पाई? वहाँ की जो सबकी सरकार थी, सीनियर समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सबकी जानकारी में था। उसके बाद 25 जनवरी 2005 को मेडिकल कॉलेज से आ रहा था और दिन दहाड़े सड़क पर ऑटोमेटिक राइफलों से उसकी हत्या कर दी गई, गोलियों से भून दिया गया। उसके 2 साथी भी मारे गए। अब सबसे उसमें ये हुआ कि उसको सरकार बचाती रही, क्लीन चिट देती रही। अंत में पूजा पाल को जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट। तब उसमें CBI जांच का ऑर्डर हुआ। लेकिन सर अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि धुरंधर 2 में जिस तरीके से अतीक अहमद वो कहीं ना कहीं बीजेपी प्रायोजित है और सपा सरकार यानी कि सपा पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा है, अखिलेश यादव जी को मैं बताना चाहता हूँ कि अतीक का साथी था मुख्तार अंसारी।
मैं प्रदेश का आईजी लॉ एंड ऑर्डर होता था, और मुख्तार अंसारी 2005 में मई दंगों के बाद जब प्रेशर पड़ा तो जेल गया। और जेल में वहाँ भी क्या हुआ, 2002 में गाजीपुर मोहम्मदाबाद सीट थी, उस पर कृष्णानंद राय जीत गए। उस सीट पर हमेशा मुख्तार अंसारी के भाई उस पर जीतते थे, जो अभी सांसद हैं। जब कृष्णानंद राय 2002 का चुनाव जीत के इसने कहा तो मेरे घर की सीट है, जैसे उसने राजूपाल को मार दिया, तो जब सीट है घर की तो इसने कृष्णानंद राय को मारने की योजना बनाई। उसने एक लाइट मशीन गन मंगाया। वो एक बाबूलाल यादव था, फौजी था, उसका मामा था मुन्नर यादव, जो कभी मुख्तार अंसारी का गनर था। वो लाइट मशीन गन वो असम वहाँ कश्मीर से फौज से और लाइट मशीन गन जो 500 मीटर रेंज होता है और करीब 600 गोली पर मिनट फायर करती, वो ले आया। लाने के बाद हमारे शैलेंद्र सिंह एक डिप्टी एसपी थे, एसटीएफ के, बनारस में तैनात थे। पूरा उन्होंने इसका रिकॉर्ड किया, देखा कि ये एलएमजी लेकर, और तब इस पर किसना हत्या करेगा। लाइट मशीन गन बरामद हुई, 400-500 कारतूस बरामद हुए, और उसमें होता था पोटा का मुकदमा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म है, घातक हथियार में ये टेररिज्म का मुकदमा कायम होता था, वो कायम हो गया। मैं चश्मदीद गवाह हूँ, मैं डीजी ऑफिस में था, मैं एक किनारे वाले पद पर था, लेकिन मुझे सब जानकारी है। उसके बाद जब अतीक उस पर मुख्तार पर पोटा कायम हुआ तो सरकार ने, जो शीर्ष लीडर थे, नाम नहीं लूँगा, हंगामा मच गया कि अतीक उस पर मुख्तार अंसारी पर कैसे कायम हो गया मुकदमा, और इतना प्रताड़ित किया कि डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने 10 फरवरी 2004 को इस्तीफा दे दिया अपने पद से। सुनिए उसके आगे क्या हुआ। इस्तीफा देने के बाद फिर उसके बाद वो लगा रहा, और 29 नवंबर 2005 ये जा रहे थे एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने। लौटते समय ये मुख्तार जेल में रहकर प्लानिंग किया, अपना गाजीपुर से फतेहगढ़ जेल में ट्रांसफ़र कराया, और सबको मालूम था कि वहाँ शूटर इकट्ठा हो गए। एसपी थे, उन्होंने कोई रेड नहीं किया। मुख्तार भाई के यहाँ रेड कैसे हो, डीआईजी को बताया, आईजी को बताया, डीजी ऑफिस में सूचना, और एक आईजी रैंक का अफसर शीर्ष स्तर पर पुलिस पर बताया। कुछ नहीं किया गया, और कृष्णानंद राय पर 500 गोलियां चली थी, AK-47 और गारंटी 3 राइफल से वो मार दिए गए। तो सर अभी जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, और लखनऊ में तो बहुत सारे पोस्टर भी जगह जगह लग गए हैं, जिस तरीके से धुरंधर 2 में लायरी जो दिखाई गई है, उसकी तुलना जो है अखिलेश के समय की जब लखनऊ थी उससे की जा रही है, तो उस पर भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। बिल्कुल की जा रही है। जितने बड़े माफिया, अब मुख्तार अंसारी जब अपनी मौत मरा तो गए मातम पुरसी करने। ये मातम पुरसी कृष्णन राय के घर नहीं गए, जो उसने दसियों जो लोगों को मारा था उसमें नहीं गए मातम पुरसी करने। तो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे भदोही का विजय मिश्रा, जो भी इनका विधायक था, सजा हो चुकी जेल में। यूपी का सबसे बड़ा माफिया कौन, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, या फिर आप जिनके नाम ले रहे हैं वो? ऐसा है, मैं कहूँगा अगर तुलना की किया जाए तो दोनों बड़े माफिया थे, और इन्होंने हजारों करोड़ की संपत्ति कराई। हाँ, एक चीज और, सबसे बड़ा उसने जो पैसा अतीक ने कमाया, वो जाफर शरीफ साहब जब मिनिस्टर ऑफ रेलवेज थे। अच्छा। और उसने जो ठेका रेलवे का मिला 91 में, ये हुए थे मंत्री, और उस समय इसने सैकड़ों करोड़ रुपए कमाए। वो आर्थिक मजबूती इसकी। तो इन लोगों ने फिर जमीन जायदाद इन सब पर कब्जा, माफिया गैंग चलाया, जितनी सरकारी जमीनें, और योगी आदित्यनाथ ने उसको तोड़ा। और अब तक उन्होंने 66,000 हेक्टेयर, 1.64 लाख एकड़ ये जमीनें खाली कराई। फेक करेंसी का भी ये काम होता था अतीक के राज में। कोई भी काम, जो चीज था, साहबुद्दीन हो, ये हो, इनके चुनाव कश्मीर थे, और कश्मीर में कौन थे, कश्मीर से वहां से आते थे। आधुनिक हथियारें कहीं हवा से नहीं आ जाती थी। अच्छा, यानी कि ड्रग्स हो, माफिया हो, हथियार हो, हत्याएं हो, ये सारे काम चीजें होती तो थी। बहुत खतरनाक माफिया था क्या अतीक अहमद? बहुत खतरनाक, और उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता था। सर, अच्छा, इसके टॉर्चर के क्या तरीके थे? टॉर्चर में अपने चैम्बर में ले जाता था, और चाबुक जो घोड़े का होता उससे पीटता था। अच्छा। अब एक चीज आपने कहा उसका, मैं मुख्तार अंसारी बता दूं, योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, मुख्तार पर कोई गवाही नहीं देता था, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने गिरफ्तार कराया। पहले समाजवादी सरकार में एक जेल में था, लेकिन बैरक नंबर 10 गाजीपुर का आसियाना था, वहाँ लोग मिलते थे, उसके लिए मछली का तालाब खोदा गया,
बिल्कुल। वहाँ वो बैडमिंटन खेलता था, अधिकारी मिलते थे, मुशायरा होता था, एसपी जाकर खुद अपना कलाम पेश करते थे। अच्छा सर, और एक जब चीज ऐसी हालत हुई, सुनिए, जी। जब ये जेल में था, उसके बाद देखा कि यूपी में तो योगी आदित्यनाथ जेल में इसको रखेंगे, सुविधा नहीं मिलेगी, तो इसने पंजाब में एक फेक केस कराया, कांग्रेस की सरकार थी, और पंजाब में केस कराया, वहां से आया कि साहब ये तो वांटेड है। यानी कि माफियाओं में यूपी सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ का इतना डर कि वो यूपी में आना ही नहीं चाहते। नहीं, तो वो चला गया पंजाब। अब पंजाब में एक केस था, वो भी फर्जी, जी। चार्जशीट नहीं लगाई, 90 दिन में बेल अपने आप हो जाती है, नहीं लगाई। जी। और यूपी में 16 केसेस चल रहे ट्रायल पर। जी। जब 16 केसेस चले और यहाँ से गया कि भेजिए साहब हमारे यहाँ, जी। तो कभी कहता था वो बीमार हैं, चल नहीं पा रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ को जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट। जी। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तब मुख्तार अंसारी को यूपी लाया गया, ट्रायल हुआ, 5-6 केसेज में सजा हो गई। अच्छा सर, ये बताइए कि आपको डीजीपी से क्यों हटाया गया? ऐसा था, मैं प्रदेश का डीजीपी था 11-12 में। जी। मैं उसके पहले 89 में एसएसपी इटावा था। जी। मेरी एक पुस्तक है, पढ़िएगा, इटावा फाइल्स। जी। माननीय मुलायम सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री हुए, और मेरे होम सेक्रेटरी ने कहा, बृजलाल जी आप अपने बैच के पहले एसएसपी हैं, आपको बधाई दूँ, सद्भावना व्यक्त करूँ। मैंने कहा सर मुझे दिक्कत होगी, ये मुझे अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया, वो दिन था 18 दिसंबर 1989। मैंने कहा साहब मुझको मत ले जाओ, आपको दिक्कत होगी। नहीं माने, मैं 20 दिसंबर 89 को गया एसएसपी इटावा, और तमाम बाधाओं के बाद मैं नियम के अनुसार काम करता रहा। सबसे बड़ा घटना हुई वो था 8 अप्रैल 1990। इनके छोटे भाई शिवपाल और वहाँ के लोगों ने, एक यादव थे मुनीब यादव, उनकी थी जमीन पर कब्जा। हमें मालूम हुआ, शाह आलम खान मेरे थानाध्यक्ष, गिरफ्तारी हुई। उसके बाद सैफई के प्रधान थे, वो गए थाने पर, वो कहा छोड़ दीजिए। जब नहीं छोड़ा तो उन्होंने थानाध्यक्ष को पीटा, शाह आलम खान को। उनका नाम था दर्शन सिंह यादव, सैफई के प्रधान। थानाध्यक्ष ने 22 पहले गिरफ्तार किए थे लैंड माफिया को, 3 इनको 25 बंद हो गए। मालूम हुआ तो इनके भाई शिवपाल ने थाने पर 200-250 आम लोगों के साथ हमला किया था। सब मुलजिम छुड़ा ले गए थे और थानाध्यक्ष को पीट कर लहू लुहान कर दिया था। मैंने 9 अप्रैल 90 को शिवपाल जी के खिलाफ मुकदमा कायम कराया था, मुख्यमंत्री के सगे भाई। मेरी इतनी प्रताड़ना की गई है कि उस केस में शिवपाल को सीआईडी से क्लीन चिट दिलाया गया, मुझे 3-3 महीने पर ट्रांसफर, मुझे परेशान किया जाने लगा। और कार्यमुक्त क्यों नहीं किया आपको? फिर बता रहा हूँ। और मुझे पहले तो इसका सुन लीजिए, और पहले इसमें मेरे खिलाफ बर्खास्त करने के चार्जशीट की गई। मैं लड़ता रहा, जब कल्याण सिंह जी आए तब उससे मैं मुक्त हुआ। उसके बाद जब मैं डीजीपी से 2012 में अखिलेश जी ने हटाया, तो 3 अक्टूबर 2012 को मैं दिल्ली आया गृह मंत्रालय में, और गृह मंत्रालय ने मेरी क्षमताओं को देखते हुए मुझे पोस्ट किया स्पेशल डीजी सीआरपीएफ। और प्रणव सहाय जी थे, उनका 6 महीना रिटायरमेंट था, उसके बाद मुझे डीजी सीआरपीएफ बनना था। सिंधे साहब गृह मंत्री थे, मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि साहब मैंने बात कर लिया और आप मिल लो। मैंने अखिलेश जी ने टाइम नहीं दिया, सिंधे साहब उन्होंने मुलायम सिंह जी ने टाइम दिया। उन्होंने कहा डीजी साहब हाँ आपको छोड़ देंगे। फिर सिंधे साहब बुलाए, फिर हुए, किसी ने कहा नहीं साहब मत छोड़िएगा, ये यंगेस्ट डीजी है और 14 के इलेक्शन में सीआरपी चीफ रहेगा, इलेक्शन में सीआरपी आएगी, तंग करेगा। होने के बावजूद भी मुझे रिलीव नहीं किया इन्होंने, और मैं डीजी सिविल डिफेंस के महत्वहीन पद से रिटायर हुआ। तो सर आपने 19 एनकाउंटर किए और एक एनकाउंटर तो 50 घंटे चला। जी हाँ, उसका भी जिक्र मैंने किया था। मैंने एक मामले में पार्लियामेंट में बोला था, उस पर नहीं, इनकाउंटर पर नहीं। तो कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत आज टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा भी है। तो उन्होंने उस पर जब कमेंट मांगा तो उन्होंने कहा अरे बृजलाल जी को मैं जानता हूँ, घनश्याम केवट इनकाउंटर हुआ और ये हुआ, ये नहीं मार पाए। मैंने उस समय के फुटेज अपने सोशल मीडिया पर डाला। जब मैं गोली चला हूँ तब मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था, हमारे 4 लोग मारे गए, कांस्टेबल समीम, कांस्टेबल इकबाल, कांस्टेबल बेर सिंह, इंस्पेक्टर बेनी माधव सिंह। हमारे आईजी पीएससी बीके गुप्ता और सुशील कुमार सिंह डीआईजी इंजर्ड हो गए। ऐसी हालत में गया था, फोर्स डिमोरलाइज थी, आधा किलोमीटर दूर थी, और मैं 25 फुट रेंज में था, और वो दिन दहाड़े गोली चली थी। पूरे दुनिया ने देखा, लाइव मीडिया में देखा। कोई एडीजी रैंक अफसर गोली नहीं चलाता।
सर अच्छा एक चीज और पूछना चाहती हूँ कि आप तो मायावती बीएसपी के काफी करीब थे, फिर भाजपा कैसे? ऐसा था, मैं किसी राजनीतिक पार्टी के करीब नहीं रहा। जी मैं मायावती जी के समय में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था, फिर स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर था, एसटीएफ एटीएस क्राइम लॉ एंड ऑर्डर। उसके बाद में डीजीपी बना। उसके बाद मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं था। जी मैं पौने 38 साल की सेवा के बाद 30 नवंबर 14 को रिटायर हुआ। जी कुछ हमारे वरिष्ठ लोग आए और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में आया। फिर मुझे योगी आदित्यनाथ जी ने चेयरमैन एसटी कमीशन और राज्य मंत्री का दर्जा दिया। और उसके बाद फिर 2020 में मैं राज्यसभा का सांसद बना। अच्छा सर अब ये बताती है कि मायावती जी का मैं डीजीपी था, लेकिन मेरा कोई राजनीतिक संबंध नहीं था। अच्छा सर एक चीज बताइए कि आप जब डीजीपी थे, एक्स डीजीपी थे, और मतलब जब डीजीपी थे अब तो आप एक्स डीजीपी हैं, तो उस समय में इतने माफिया, चाहे मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद हो, तो इनके खिलाफ कार्रवाई में आखिरकार देर क्यों हुई? क्या क्या पुलिस के ऊपर प्रेशर था या? देखिए ऐसा था, मायावती जी भी थोड़ा सा उनका अपना माइनॉरिटी वोट का वो था, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा जी बड़ी अच्छी कार्रवाई हुई। और बीएसपी के कई विधायक थे। जी एक औरैया का विधायक, एक था सम यादव, मुझे नाम याद रहा। हाँ। मंत्री, 2 मंत्री गिरफ्तार किया था मैंने बीएसपी के, जी विधायक गिरफ्तार किया था। जी तो जहाँ पर उसकी बात आई उसमें कोई नहीं हुआ और ये सब बिल में घुस गए थे। जी और लेकिन सबसे बड़ी चीज मैं योगी आदित्यनाथ की तारीफ करूंगा, जी जी इन्होंने यूपी को माफिया विहीन कर दिया। जी और जमीनें जो सैकड़ों सैकड़ों करोड़ हजारों करोड़ की थी, उस पर बिल्डोजर चला करके आज उस पर गरीबों के लिए मकान बन गए हैं। सर एक सवाल ये है कि हम बात कर रहे हैं अतीक अहमद की, क्योंकि धुरंधर 2 में अतीक अहमद का एक जो जिस तरीके से प्रेरित एक कैरेक्टर है उसको लेकर यहाँ पर राजनीति भी हो रही है। तो सर अतीक अहमद को जब आपने देखा, जब आप लोग मिलते थे, मतलब कि सामना हुआ माफियाओं से, तो सर किस तरीके का बॉडी लैंग्वेज रहता था? क्योंकि कहते हैं कि बड़ा खतरनाक था, क्या वाकई में ऐसे था? ऐसा था, अतीक अहमद तो जो मैं जब इलाहाबाद में तैनात था तो उसको कोई जानता नहीं था। और जब अतीक अहमद की एक घटना जानता हूँ, तब तो समाजवादी सरकार थी, मैं किनारे लगा दिया जाता था। जी मैं था डीआईजी कम कमांडेंट पीएसी इलाहाबाद। जी वहाँ पर इसका विरोधी था अख्तर। अच्छा उसको इसने पुलिस कस्टडी में मारने का प्लान बनाया। वो इलाहाबाद कचहरी आया और ये आदमी डीएम के यहाँ बैठ गया। सरकार, ये विधायक और डीएम का घर और कचहरी दोनों लगा हुआ है। जी ये जानता था कि इसकी प्लानिंग है और जब केस जाएगा तो मैं कहूँगा कि देखिए साहब, मैं तो डीएम क्या बैठा था। जी जी वो अख्तर आता है और इसके शूटर्स ने उसको पुलिस कस्टडी में इलाहाबाद कचहरी मार दिया। मैं उस समय डीआईजी पीएस इलाहाबाद था जी 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 और उसमें मुझे क्राइम से मतलब नहीं था, मैं तो किनारे था। उसके बाद 2 सिपाहियों ने बहादुरी करके इसके 2 शूटर मार दिए। मुकदमा कायम होता है। तो हमेशा पगड़ी पहनता था क्या? हाँ हाँ बिल्कुल साहब, मुकदमा कायम होता है और फिर इसने उस केस को ट्रांसफर करा दिया क्राइम ब्रांच सीआईडी। अच्छा। इसकी सरकार थी उसको वो करने के लिए, लेकिन उसको जो है फिर अल्टीमेटली वो केस गया सीबीआई को। जी और जब सीबीआई को गया तब जाकर अतीक अहमद के खिलाफ चार्जशीट लग पाई। तो सरकारें उसको, देखिए जब तक सरकारें नहीं पालेंगी तब तक कोई माफिया नहीं बनता। तो इसलिए मैंने बताया जो जाफर शरीफ साहब थे कांग्रेस के, उसमें इसको बहुत सबसे ज़्यादा धन मिला और समाजवादी पार्टी ने खुलेआम पाला तो इसको। सर जब सरकारें पाल ही रही थी तो फिर अब क्यों ऑब्जेक्शन कर रही है? क्यों कह रही है कि उनकी छवि खराब की जा रही है? अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं बार-बार? ऐसा है, ये फर्जी नैरेटिव हमेशा गढ़ते हैं। जी। जितने यूपी के बड़े माफिया, चाहे अतीक माँ हो, चाहे विजय मिश्रा हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, जी। चाहे डीपी यादव जैसे बाहुबली को मंत्री बनाया गया, जी जी अन्ना शुक्ला हो, कोई भी जितने बड़े माफिया थे, फूलन देवी 21 लोगों की हत्या किया था वैलेंटाइन डे 1981 पर। जी जेल से उसको निकाल करके सांसद बनाया गया था। 2 बार सांसद बनी। एक ददुआ होता था, जी मेरे कार्यकाल में मारा गया जब मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था। ददुआ को नॉर्थ इंडिया का बीरप्पन कहा जाता था। उसके ऊपर यूपी एमपी से 10 लाख के इनाम है। उसको समाजवादी पार्टी ने उसके भाई को टिकट दिया, सांसद बनाया। उसके बेटे को पहले जिला परिषद किसी की हैसियत नहीं हुई, उसके खिलाफ पर्चा भर दे। उसके भाई, उसके बेटे, भतीजे को विधायक बनाया। उनकी क्वालिटी क्या थी, उनका क्वालिफिकेशन क्या था? जी डकैत ददुआ के वो बेटा और भतीजे थे और भाई थे। तो सर अगर हम
एक आखिरी सवाल है कि अतीक अहमद को जिस तरीके के वो माफिया, जिस तरीके का माफिया रहा, जिस तरीके से धुरंधर 2 में दिखाया गया, और आप जब डीजीपी थे, तो अगर अतीक के बारे में आप किस तरीके से बयान करना चाहेंगे? अतीक सबसे दुर्दांत और सबसे क्रूर हत्यारा और माफिया था जी। उसकी जहां जिस जमीन पर नजर आ गई उसको कब्जा कर लेता था, नहीं हुआ तो हत्या कर लेता था धमका करके जी। और जब सरकार रहती थी तो उसका बिल्कुल तूती बोलती थी। लेकिन मुझे खुशी है कि योगी आदित्यनाथ ने उस त्रिकोण को जो तीनों का था स्वाबुद्दीन उसको खत्म किया। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए यूपी के एक्स डीजीपी और राज्यसभा सांसद बृजलाल, जो कि बता रहे थे कि अतीक अहमद एक दुर्दांत माफिया था।